अच्छा, लाइव वाइव क्लास को लेके बड़ी ऊर्जा नहीं रहती है बच्चों में, है ना? जैसे मनमर्जी होती है, कभी लाइव चले आए या कभी नहीं आए, कभी देखे नहीं देखे। हमको लगता है बाद में देखते हैं बच्चे, क्योंकि सारे वीडियो तो मैं देख ही रहा हूँ, बाद में देखते हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। अब ज्योग्राफी की क्लासेस रेगुलर होंगी, आज और कल 10 बजे से होंगी, और मंडे से क्लासेस 8:30 से होंगी, ठीक है, और कंटिन्यू रहेगी। और फिर इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लासेस जैसे अल्टरनेट 135 में चलेंगी। ये सारा टाइम शेड्यूल बेटा नेक्स्ट वीक से लागू होगा। इस वीक में गिरते पड़ते हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो कहाँ थे बेटा ज्योग्राफी में, याद दिलाएं। ग्रहों की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत वगैरह शायद हम लोग पढ़ रहे थे। तो दो भागों में बांट लिया था। एक को क्या कहा था बेटा? नहीं, निर्माण के आधार पर तो बांटा था, लेकिन ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में दो भागों में बांटा था, द्वैतवादी, अद्वैतवादी। द्वैतवादियों का नाम जरा बता दो बेटा, अद्वैतवादियों का नाम बता दो। आगे चला जाए। नहीं, पढ़ पढ़ के मत बताओ, मेरी ओर देखिए। अद्वैतवादी सिद्धांतों में दो का नाम लिया था। लाप्लास का, अरे पूरा बोलिए ना। नहीं, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना थी। कैसे हाइपोथेसिस थी? लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी। ये सब सुमेलित सुमेलित करने में गड़बड़ा जाएगा। वर्ष भी लिखा है, कांट का वर्ष नहीं लिखा है, लाप्लास का भी नहीं लिखा है। अपडेट कर लीजिए, लिख लीजिए वहीं। तो कांट का जो है ना बेटा वो 1755 का, मैंने कहा था ना 18वीं शताब्दी का है, 1755 है। और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना 1796। अब इससे फायदा जानते हो क्या होगा? आपको नहीं पता बेटा किस तरह से आपको घेरेंगे, किस तरह से आपसे पूछेंगे। हो सकता है आपसे यही पूछे कि इसमें निम्न में से कौन सबसे पुरानी अवधारणा है, या निम्न में से कौन सबसे नई अवधारणा है। मैं बार बार एक ही बात आपको याद दिला रहा हूँ कि जिस चश्मे से आप पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि एग्जामिनर उसी चश्मे से क्वेश्चन पूछे। एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का नजरिया आपको महसूस करना होगा। जब तक आपको महसूस नहीं कर पाएंगे, पढ़ाया क्वेश्चन गलत करके आएंगे, क्योंकि उसी में से वो तमाशा क्रिएट करेगा और फिर आप गड़बड़ कर देंगे। थोड़ा सा उस डायमेंशन में बने रहना है, चीजों पे मजबूत रहना है। बहरहाल उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने ग्रहों को दो भागों में बांटा। एक हम लोग क्या कहा बेटा? आंतरिक ग्रह। और एक को क्या कहा? बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में कितने थे बेटा? 4 थे, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सूर्य से इनकी बढ़ती दूरी के अनुसार भी मैंने लिखाया है। यानी सूर्य के सबसे पास कौन है बेटा? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। शुक्र के बारे में छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी की बहन है, लाइक दिस, इस तरह की तमाम चीजें हैं। हाँ, शुक्र ग्रह पे सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है, तो थोड़ा उल्टा घूमता है बेटा। इन सब चीजों का हायर कंपटीशन में कोई मतलब नहीं है। जैसे बच्चे सब याद वाद करके बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ी चीजें हमने, ये कौन से कंपटीशन पूछा जाएगा? ये 6 क्लास का जीके का क्विज हो रहा है। तो ठीक है, ये चीजें जाने, कोई परेशानी नहीं है, बट कंपटीशन में इन चीजों का कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं। गंभीर चीजों पे आपको बात करनी होती है। जैसे वीनस के बारे में या शुक्र के बारे में आपको पता है कि सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे ज्यादा तापमान किस ग्रह का है? चमकीला तो शुक्र है भाई, सही है, लेकिन सबसे हाई टेम्परेचर किस ग्रह का है? शुक्र का ही है, बुध का नहीं है। क्यों? एक नोट बना लो, एक नोट बना के लिख लो।
शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। चमकीला भी है और गर्म भी है बेटा। और बहुत संक्षेप में बेटा बात करेंगे, सबसे चमकीला ग्रह तथा सबसे गर्म ग्रह है। क्लियर है बेटा? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में 90% से अधिक, मोर देन 90%, क्योंकि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90% से अधिक अकेले कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान है। कौन सी गैस बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान है, जो शुक्र ग्रह में हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। जो शुक्र ग्रह में क्या बेटा? हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है बेटा? इसी के कारण यह अधिक गर्म भी है तथा चमकीला भी है। उसके गर्म और चमकीला होने का कारण क्या है बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है बेटा? अब आगे हेडिंग बनाइए, बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह। वे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर, कहां बेटा? बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हल्के पदार्थों से बने हैं, हल्के पदार्थों से निर्मित हैं। इनका घनत्व कम है, डेंसिटी कम है। ठीक है? आकार में बड़े हैं। आकार में क्या है बेटा? बड़े हैं। ठीक है? हाँ, लिखें, ये ठोस रूप में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सॉलिड फॉर्मेट में नहीं है, यानी ठोस रूप में नहीं है। क्लियर है बेटा? इनके बड़े उपग्रहीय परिवार हैं। इनके बड़े क्या बेटा? उपग्रहीय परिवार है, यानी इनके उपग्रहों की संख्या ज्यादा है। क्लियर है बेटा? हाँ, इतनी ज्यादा है कि याद वाद करना बेमतलब है। तो नाम लिख लिया जाए बेटा? हाँ, लिखें। इसके अंतर्गत भी निम्न 4 ग्रह हैं। इसके अंतर्गत भी निम्न 4 ग्रह हैं। चारों का नाम लिख लो, सबको याद होगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये भी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ही है। क्लियर है बेटा? अगर चारों के एक साथ लिख लोगे तो सब सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार है। इसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है ना बेटा? तो प्लूटो आज की डेट में कोई और नाम दिया गया होगा, है ना बेटा? तो एक आंकड़ा है बेटा, लिख लो, हो सकता है आपको याद हो, ना हो तो ध्यान रखिएगा। लेकिन सन 1919 में सन 1919 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन
की स्थापना फ्रांस के पेरिस में की गई। फिर से बोले, इंटरनेशनल, हिंदी में लिख लिया करो भैया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना फ्रांस के पेरिस में की गई। तो सीधा सा प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है भैया? फ्रांस के पेरिस में है ना बेटा? लिखे, ग्रहों आदि के बारे में इसका निर्णय अंतिम होता है। ये सुप्रीम कोर्ट समझ लो, इसका निर्णय अंतिम होता है, लास्ट होता है, एक्सेप्टेड होता है, स्वीकार्य होता है। ठीक है बेटा? 1930 में आईएयू ने 1930 में आईएयू ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में रखा। प्लूटो को किस श्रेणी में बेटा? ग्रहों की श्रेणी में रखा, यानी प्लूटो को ग्रह मान लिया। क्लियर है? परंतु आज नहीं है, आज उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया। हम यही पढ़ाते रहे हैं, 2003 से मैं पढ़ा रहा हूं भैया। तो 2003 में मैं पढ़ा रहा था तो प्लूटो को ग्रह पढ़ाते थे। अरे सारा खेल तो 2006 के बाद ना बिगड़ा। 2003 में प्लूटो ग्रह था, तो 2006 में गड़बड़ हो गया। तो कैसे हो गया, थोड़ा लिखना पड़ेगा। लिखें, वर्ष 2006 में आईएयू के 26वें कॉन्फ्रेंस, आईएयू के 26वें कॉन्फ्रेंस यानी 26वीं मीटिंग, जो यूरोप के चेक रिपब्लिक के प्राग में आयोजित हुई। चेक रिपब्लिक के कहाँ बेटा? प्राग शहर है, बढ़िया शहर है, में आयोजित हुई। अब बढ़िया हो चाहे खराब हो, आयोजित हुई। ठीक है? हाँ, जहां प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया। जहां प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्या किया गया बेटा? बाहर कर दिया गया। तो प्लूटो का जीवन कब से कब तक था बेटा ग्रह के रूप में? 1930 से 2006 तक ये ग्रह के रूप में विद्यमान रहा। वो उसके पहले भी था, वो आज भी है, वो हमेशा रहेगा। आपकी गरज हो तो ग्रह कहिएगा, आपकी गरज हो तो ग्रह मत कहिएगा। प्लूटो एप्लीकेशन थोड़ी दिया था, एक प्रार्थना पत्र दिया था क्या कि मुझे भी ग्रह कहा जाए? नहीं नहीं, हम मनुष्यों की अपनी परिभाषा है ना बेटा? बहरहाल, तो अगर प्लूटो ग्रह नहीं है तो क्या है? बौना ग्रह। कैठो बौने ग्रह है? नाम है? कोई ज्यादा वादे नहीं है। बौने ग्रह की श्रेणी एक बनाई गई है। बौने ग्रह की श्रेणी में 5 ग्रहों को ही रखा गया है। 6वां ग्रह बौने ग्रह की श्रेणी में नहीं, हाँ रखा जाएगा तो जरूर उसका नाम उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 5 का नाम कोशिश करें बताने की। सेरेस, सेरेस लिख चुके हैं आप या नहीं अभी लिखेंगे? ये अवांतर ग्रह है, अवांतर ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए उसको अवांतर ग्रह में होते हुए भी उसको बौने ग्रह के रूप में जान लिया गया। क्लियर है? तो वो जहां जहां है सबको खोज खोज के एक जगह इकट्ठा किया गया। सेरेस जो है वो एस्टेरॉइड है, लेकिन सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है, 1000 किलोमीटर का व्यास है इसका। तो उसको भी एस्टेरॉइड में तो है ही है वो, लेकिन उसको नाम दे दिया गया बौना ग्रह। जैसे प्लूटो ग्रहों के श्रेणी में ही है, लेकिन उसको हम लोग ग्रह की श्रेणी के बाहर कर दिए। अरे अभी तक तो ग्रह ही कह रहे थे ना आप, बोल नहीं रहे। लिखें, वर्तमान समय में प्लूटो बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है।
इनकी एक सीरीज बनाई गई बेटा, डॉट प्लैनेट की एक रेंज बनाई गई है कि अब ऐसे जितने भी ग्रह होंगे उसको यहाँ रखा जाएगा, यानी उसको क्लासिकल प्लैनेट में नहीं रखा जाएगा, बौने ग्रह में रखा जाएगा। तो उनकी लिस्ट है निर्धारित। तो नाम जरा सा कोशिश करें, फिर से जोर से बोलो। एरिस, सेरेस, प्लूटो, हाँ प्लूटो तो है ही है। मैकमैक, चलो हम बोल दे रहे हैं, लिख लो प्लूटो। अरे पहले साहब का नाम लिख लो भाई। प्लूटो, सेरेस, एरिस, मैकमैक। क्या हुआ? 4 हुआ। तो प्लूटो हो गया, सेरेस हो गया, और एरिस हो गया, मैकमैक हो गया, और भाई एक याद करो, बोले बेटा। अरे प्लूटो हो गया, सेरेस हो गया, एरिस हो गया, और एक चौथा क्या है बेटा? मैकमैक है। पांचवा है हैमियो। पांचवें का नाम है क्या बेटा? हैमियो। वेरी गुड। वैसे विकल्प में याद आ ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं। क्लियर है बेटा? ये पांचों को आज की डेट में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डॉट प्लैनेट, बौना ग्रह कहते हैं। यानी अब ये क्लासिकल ग्रहों की श्रेणी के बाहर हो गया। आगे बढ़े बेटा, हेडिंग बनाए अवांतर ग्रह, यानी सौरमंडल के जो सदस्य हैं उनका छोटा छोटा परिचय हो जाए पहले बेटा। अगला क्या है बेटा? अवांतर ग्रह। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा? एस्टेरॉइड्स। हिंदी में भी एस्टेरॉइड्स जरूर लिख लो, अवांतर ग्रह या एस्टेरॉइड्स, है ना बेटा? लिखें। आंतरिक ग्रहों के निर्माण के समय आंतरिक ग्रहों के निर्माण के समय बचे हुए अवशेषों से अवांतर ग्रहों का निर्माण हुआ। बचे हुए अवशेषों से किसका बेटा? अवांतर ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसलिए अवांतर ग्रह ठोस रूप में है। इसलिए अवांतर ग्रह किस रूप में है बेटा? सॉलिड फॉर्मेट में। लिखें, ये अनियमित आकार के हैं। किस तरह के हैं बेटा? अनियमित आकार के। अनियमित आकार माने कोई जैसे पत्थर से सॉरी हथौड़ी से गिट्टी तोड़ दो तो छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, तो उनका कोई निश्चित आकार नहीं होगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग। तो जितने भी अवांतर ग्रह हैं बेटा, सबका आकार एकदम अनियमित आकार के हैं, टेढ़े मेढ़े अजीब अजीब तरह की इनकी आकृति है। संख्या इनकी लगभग 1 लाख के आसपास है। वर्तमान समय में माना जाता है कि जो अवांतर ग्रह हैं उनकी संख्या लाख के आसपास है, और ये बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े तक हैं। यानी कहा जाता है कि फुटबॉल के आकार से लेके 1000 किलोमीटर के व्यास तक के। तो 1000 किलोमीटर वाला जो है ना, वही सेरेस है। क्लियर है बेटा? तो घर तो इसका अवांतर ग्रहों के पास है, लेकिन श्रेणी जो बना दी गई उसमें इसको उठा के रख दिया गया बौने ग्रह की श्रेणी में। लिखें, अनियमित आकार के हैं ये। फुटबॉल के आकार से लेकर समझने के लिए, ये फुटबॉल के आकार से लेकर 1000 किलोमीटर के व्यास तक के हैं। 1000 किलोमीटर के व्यास तक के हैं। अब तक ज्ञात
सबसे बड़ा अवांतर ग्रह अब तक ज्ञात सबसे बड़ा अवांतर ग्रह सेरस है। बोर्ड पे लिख दे रहे हैं बेटा। सेरस है, जो लगभग 1000 किलोमीटर के व्यास का है। जो लगभग कितना बेटा? 1000 किलोमीटर के व्यास का है। क्लियर है? वर्तमान समय में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में भी रखा गया। वर्तमान समय में इसे किस श्रेणी में बेटा? बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। क्लियर है बेटा? ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सौर परिवार के जो सम्मानित सदस्य लोग हैं उनका थोड़ा थोड़ा परिचय हो रहा है। तो पहले जो सदस्य आपको दिखे वो ग्रह, बोले बेटा। ग्रहों के बाद बौने ग्रह की श्रेणी आ गई, फिर अवांतर ग्रह, और सौर परिवार के एक और खास सदस्य हैं जो आपने लिस्ट में लिखा है नाम उनका, और वो है कॉमेट, धूम्रकेतु। तो अगली हेडिंग बना ले, 2 लाइन इनको भी लिख लिया जाए। धूम्रकेतु, पुच्छल तारे, वैसे धूमकेतु ज्यादा लिखा हुआ दिख जाता है, अपभ्रंश कर दिया जाता है। जैसे आम्र को आम कह देते, वैसे धूम्र को धूम कह देते हैं, धूमकेतु। तो कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, धूम्र दिखे धूम दिखे कोई परेशानी नहीं। ये क्या बला है भैया, ये क्या चीज है? तो ऐसा देखा गया कि जब बाह्य ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो भी कुछ अवशेष बच गए, यानी वो किसी तरह समाहित नहीं हो पाए। तो वो छोटे छोटे पिंडों की शक्ल में सूर्य के सर्वाधिक बाहरी कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन इनकी कक्षा थोड़ी विचित्र है। विचित्र मतलब अभी ग्रहों की कक्षा वगैरह नहीं पढ़ा आपने, लेकिन इनकी कक्षा के बारे में कहा जाता है कि बाकी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। एक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो गोल कक्षा में चक्कर नहीं लगाता, लगाता है। उसकी कक्षा कैसी होती है? एलिप्टिकल। आगे पढ़ेंगे केपलर्स लॉ वगैरह, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। लेकिन ये जो होते हैं ना बेटा धूम्रकेतु, ये सूर्य के चारों ओर सुपर एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। खूब पूछा गया है। तो दीर्घ वृत्ताकार नहीं बेटा, अति दीर्घ वृत्ताकार लिख लें। बाह्य ग्रहों के निर्माण के परिणाम स्वरूप, बाह्य ग्रहों के निर्माण के परिणाम स्वरूप शेष बचे हुए पदार्थों से, बाह्य ग्रहों के निर्माण के परिणाम स्वरूप शेष बचे हुए पदार्थों से धूम्रकेतुओं का निर्माण हुआ। क्लियर है बेटा? धूम्रकेतुओं का निर्माण हुआ। लिखें, ये सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य के चारों ओर अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ये सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के बेटा? अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। इंग्लिश जरूर लिख लेना बेटा, चाहे भले हिंदी में लिख लेना। सुपर एलिप्टिकल ऑर्बिट, अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसलिए ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं
जो अति शीतल हैं, सुपर कूल हैं। जो क्या है बेटा? अति शीतल हैं, सुपर कूल हैं। ठीक है। सूर्य का चक्कर लगाते हुए ये ब्रह्मांड के उन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं जो क्या है बेटा? अति शीतल हैं, सुपर कूल हैं। अतः इनके पदार्थ बर्फ में परिवर्तित हो जाते हैं, आइस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है बेटा। फ्रिज कर जाते हैं भाई, सारे पदार्थ जम जाते हैं। जमना तो सबको पड़ेगा। ये अलग बात है कि सबके जमने का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? अलग अलग टेम्परेचर अगर हो सकता है तो मैक्सिमम कितना कम से कम हो सकता है? कम से कम तापमान कितना हो सकता है सेल्सियस में? क्या फायदा है पढ़ने का बेटा जब ऐसे ही चलता रहेगा हर जगह? ये आसपास काहे बोलते हो? नहीं नहीं, यही कमी है, और कोई कमी है ही नहीं है। अगर आप हर जगह ऐसे ही गड़बड़ाते रहेंगे तो 4-6 जगह गड़बड़ा जाएंगे। इस धरती पर नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी टेम्परेचर -273 से कम नहीं हो सकता। क्लियर है? तो अगर कहीं -400 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो बकवास लिखा है, फर्जी लिखा है। -280 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो बकवास है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इससे कम तापमान हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि वह तापमान है जिसपे हर किसी को, वो चाहे किसी भी फॉर्मेट का हो, उसे तरल होते हुए ठोस में आना ही होगा। जैसे ऑक्सीजन है तो इस टेम्परेचर पे आप देखते हो गैसेस फॉर्मेट में है। हाइड्रोजन है, इस टेम्परेचर में गैस के रूप में है। तो मैंने कहा कि अगर पदार्थ की 3 अवस्था होती है तो हाइड्रोजन भी तरल होगा और हाइड्रोजन भी ठोस होगा, तो होना ही होगा। ये अलग बात है कि ये किस तापमान पे होगा। क्लियर है बेटा? तो जाहिर सी बात है कि अगर इस टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्मेट में है तो अब टेम्परेचर घटाने पर ही खेल बनेगा। तो -160 वोल्ट पे जाते जाते ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिक्विफाइड होने लगते हैं। लेकिन यह है कि टेम्परेचर अगर और रिड्यूस करोगे तो ये सॉलिड भी हो जाएंगे, लेकिन किसी हालत में टेम्परेचर -273 से कम नहीं हो सकता। अरे बेटा, इसी को तो हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य तापमान। पढ़ा होगा, जिसको ओके कहते हैं। ओके नहीं, ओके नहीं कहते। दिखता है ओके जैसा, लेकिन ये ओके थोड़ा ही होता है, ये 0 केल्विन है। केल्विन के साथ कभी भी डिग्री शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री प्रयोग होता है, सेल्सियस के साथ में डिग्री प्रयोग होता है, केल्विन के साथ कभी भी डिग्री प्रयोग नहीं होता। जैसे 32 केल्विन, आप 32 डिग्री केल्विन नहीं लिख सकते, यू आर नॉट अलाउड। हाँ, 32 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हो, 32 डिग्री केल्विन यू आर नॉट अलाउड, अनुमति ही नहीं। केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लगती, केल्विन हमेशा एब्सोल्यूट लगता है। ये वास्तव में ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है ना? तो 0 केल्विन को ही हम लोग कहते हैं परम शून्य तापमान, यानी पूरे यूनिवर्स में 0 केल्विन से कम तापमान नहीं हो सकता। क्लियर है बेटा? अब साइंस वाइंस जब पढ़ेंगे तो विस्तार से सब बात होगी। चलें आगे बढ़ें, पैरा चेंज कर लें, लिखें। हाँ, 101% गलत है। केल्विन के साथ डिग्री लग ही नहीं सकती। नहीं, प्रयोग नहीं किया जाता ना, जो यूनिट हम लोगों ने बनाया है यूनिट की डेफिनेशन है ना। आप किलोमीटर में डिग्री थोड़े ही लगा देंगे।
100 डिग्री किलोमीटर। एक्चुअल में परेशानी यह है बेटा कि जितना पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं वो सबकी अपर और लोअर लिमिट के बारे में परेशानी है, लेकिन केल्विन की लोअर लिमिट में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट यूनिट है। ये 0 से शुरू होती है और पूरे यूनिवर्स में इसका माइनस नहीं हो सकता। केल्विन कभी माइनस में नहीं हो सकता। आप कभी नहीं पढ़ेंगे या कभी नहीं देख सकते कि -10 केल्विन। इसमें डिग्री का प्रयोग करते ही नहीं हम लोग, यानी जो यूनिट बनाई गई है उसमें प्रोहिबिटेड है, यू आर नॉट अलाउड टू यूज डिग्री। बाकी में हम डिग्री का प्रयोग करते हैं, रिवर में भी डिग्री का प्रयोग करते हैं, केल्विन सॉरी फॉरेनहाइट में भी करते हैं, सेल्सियस में भी करते हैं, इसमें नहीं करते। तो अगर कहीं डिग्री लिखा है तो वो सही नहीं है साइंस की भाषा में। बाकी आप अपनी भाषा में लिख लो, क्या परेशानी है, लेकिन साइंस इसको अलाउड नहीं करता। आगे बढ़े, पैरा चेंज करें, नीचे से लिखें। धूम्रकेतु या अवांतर ग्रहों का गंभीर अध्ययन खगोल वैज्ञानिक कूपर ने किया। किसने किया बेटा? कबूतर वाला का, कूपर ने किया। बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। कूपर ने किया। जिस मार्ग पर धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिस रास्ते पर धूम्रकेतु चक्कर लगाते हैं, उसे कूपर बेल्ट कहा जाता है, कूपर पट्टी कही जाती है। कूपर बेल्ट या क्या बेटा? कूपर पट्टी कही जाती है। कितनी होती है बेटा ये? अरे इसका विस्तार होगा 30 AU से लेके 50 AU के मध्य होता है, लेकिन इसका विस्तार 30 AU से लेकर 50 AU तक होता है। क्लियर है बेटा? यानी कूपर पट्टी जो फैली है वो 30 AU से लेके कितना बेटा? 50 AU तक इसका विस्तार है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे सौर मंडल की सीमा 50 AU तक है, क्योंकि 50 AU तक ये है बेटा धूम्रकेतु, है ना। और इनको पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो पुच्छल तारा इसलिए कहते हैं कि जब अपनी ऑर्बिट में अपोजिट पोजीशन में आते हैं, अपहेलियन पोजीशन में आते हैं। अपहेलियन माने सूर्य से दूर जब चले जाते हैं, और पेरीहेलियन माने बड़ा मैं क्लियर नहीं हूं, थोड़ा मदद करिए हमारी। अरे यार मत रटो मेरे भाई, धरती का हम नाम ही नहीं लिए, धरती काहे बोल रहे हो? हम पेरी जी अपोजी पूछ रहे हैं, पेरी हेलियन अप हेलियन पूछ रहे हैं। अप हेलियन पृथ्वी के लिए खाली होता है, तो ऐसे बचपने जैसी बात ना करें बेटा। ये सब बता के आप बताते हो, खाली रट रहे हो आप। पेरी हेलियन अप हेलियन खाली पृथ्वी के लिए नहीं होता, हर ग्रह के लिए होता है। पृथ्वी की तारीखें फिक्स हैं, इसलिए पृथ्वी की तारीख बोल देते हैं। हर ग्रह का वर्ष पता है आपको? हर ग्रह का कैलेंडर बना है? जब हर ग्रह का कैलेंडर ही नहीं तो तारीख कैसे बनाते, बता देंगे आप? पृथ्वी का बता देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे हमारा वर्ष है, हमारा कैलेंडर है। अब बृहस्पति भी पेरीहेलियन पोजीशन में आता होगा, लेकिन वो धरती के हिसाब से कोई एक दिन तो होगा नहीं, कभी किसी दिन आएगा, कभी किसी दिन आएगा, क्योंकि कैलेंडर आपने बृहस्पति का थोड़ी बनाया हुआ है, आपने धरती का। तो ऐसे नहीं बेटा,
ये दो तीन चीजें होती हैं। जैसे हम आपसे पूछें आपका क्या नाम है, तो आप बताएंगे सर मेरे पिताजी का नाम मेजर फलाना है। आप मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पिताजी का नाम फलाना है और वो सेना में मेजर है। ये कोशिश कभी मत करिएगा, इसे सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं होने वाला। सामने वाला ऐसे नहीं इंप्रेस होता। हाँ, बल्कि वो आपके बड़बोलेपन को जरूर समझ जाता है। तो जितना पूछा जाए उतना बोला करें और थोड़ा सुन लिया करें क्या पूछा जा रहा है। मैं भोपाल में एसएसबी दे रहा था ना सेना का, तो उस समय थल सेनाध्यक्ष थे जनरल बीसी जोशी। वो मुझे याद है क्योंकि मैं एसएसबी दे रहा था, तो उसमें थल सेनाध्यक्ष थे जनरल बीसी जोशी। तो एक बच्चा था, वो भी एसएसबी देने आया था, तो बड़ी मुंह छूछ बड़ी भयानक रखा हुआ था। वो नहीं सेना वाले रखते हैं कुछ इस टाइप का। तो हमको भैया सिलेक्शन हो गया आपका? कहा नहीं नहीं होगा, तो पहले से रूपरेखा बना के बैठे हैं। रूपरेखा बनाने से थोड़ी सेना में चयनित हो जाएंगे, योग्यता रखनी होगी। तो फिर बाद में मालूम चला क्वेश्चनरी भरी जाती है, यानी एसएसबी देने हम लोग जाते हैं तो एक फॉर्म मिलता है और जिसमें डिटेल भरना रहता है अपना, तो सब अगल बगल ही बैठ के भरते हैं। तो उसमें कई कॉलम रहता है। एक कॉलम ये भी रहता है कि आपके फैमिली पर्सन सेना में है कोई, तो उनका डिटेल दीजिए। तो मालूम ये चला वो बीसी जोशी का लड़का ही था, थल सेना अध्यक्ष थे, उन्हीं का लड़का था, एसएसबी देने आया था। और सुन के आप हैरत में होंगे, नहीं हुआ, उन्हीं का सिलेक्शन नहीं। उस दिन मुझे बड़ा भरोसा हुआ एसएसबी पर। ये लोग कहते हैं कि इसमें सेना वना वालों के बच्चे हो जाते ही है, तो मैं तो उसी बैच में था इसमें जनरल बीसी जोशी का लड़का भी एसएसबी दे रहा था। नहीं हुआ। हाँ, उसको पूरी उम्मीद रही होगी कि मेरा हो जाएगा, कहीं से कुछ फीडबैक रहा होगा, नहीं हुआ। लगा जोर जोर से रोने। हम कहे यार मोच की तो इज्जत रखो कुछ भाई, ऐसे मत रो, सिलेक्शन तो हमारा भी नहीं हुआ, तो ऐसे रोने थोड़ी लगेंगे। फिर कोशिश करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। तो मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, सिर्फ उतना बोलिए जितना आपसे पूछा गया। भगवान करे आपके पास भरपूर नॉलेज हो, बेजा इस्तेमाल करेंगे सामने वाला घेर लेगा, कि लेने का देना पड़ जाएगा। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बोला तो सामने वाला आपको आपकी हैसियत बता देगा। वो चिढ़ जाएगा ना, तो चिढ़ जाएगा तो फिर आपको घेर लेगा, और घेरेगा तो तंग कर देगा आपको, और तंग करने के लिए पर्याप्त सामग्री होती है। तो ये धरती वाला काहे बोलने लगे भाई, धरती का तो मैंने पूछा ही नहीं। जितने भी ग्रह हैं वो धरती भी है उसमें, मैं सहमत हूं, धरती भी है। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी धूमकेतु हैं, सब दो पोजीशन को जरूर टच करते हैं, एक अपहेलियन और एक पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन में वो सूर्य के सबसे पास आ जाते हैं, अपहेलियन में वो सूर्य से सबसे दूर चले जाते हैं। अभी आगे का टॉपिक आएगा बेटा, हम विस्तार से बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डायग्राम से देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। स्वास्थ्य कुछ बेटा ठीक नहीं लग रहा। एक छोटा डायग्राम से बेटा दिखाएंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो बोर्ड की हमारे औकात नहीं है बोर्ड पे दिखाने की, लेकिन हम बोर्ड पे तुलनात्मक रूप से आपको दिखा रहे हैं। जैसे अगर ये सूर्य है ना बेटा, तो ग्रहों की कक्षा कुछ इस तरह की है। देख रहे हो ये गोल नहीं है बेटा, है ना। तो ये हुआ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब इसके बाद जो कक्षा है वो कक्षा है अवांतर ग्रहों की। बोले बेटा, ऐसे संख्या कितनी है इनकी? लाखों की संख्या में है। और फिर इसके बाद कक्षा किसकी है बेटा? बृहस्पति की। तो कई बार आपसे ये पूछा गया है कि अवांतर ग्रहों की कक्षा कहाँ है, और मुझे लगता है यही सबसे ज्यादा बार पूछा गया है पीसीएस में। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अभी जो आपने लिखा है, दुर्भाग्य से शायद मैं ये नहीं लिखा पाया कि उनकी कक्षा कहाँ है, तो दिमाग में रखिएगा या नोट कर लीजिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मंगल और बृहस्पति के बीच में अवांतर ग्रह चक्कर लगाते हैं, और इनकी संख्या लाखों है, लाखों है। अगर लाख कहा जा रहा है तो कोई गिना नहीं है जाके,
बस एक स्टैटिस्टिकल डेटा से निकाला गया कि लगभग 1 लाख तो ये है ही है। हाँ, ये तय है कि इसमें सबसे बड़ा वाला जो है वो सेरेस है। क्लियर है बेटा? तो अब जाहिर सी बात है बृहस्पति है तो इसके बाहर भी होगा। तो लास्ट वाला कौन है बेटा? अरुण, वरुण, यम मान लो ये है। तो ये जो होते हैं इसके एकदम बाहर चक्कर लगाते हैं। कौन? धूम्रकेतु। अब बोर्ड पे जगह नहीं बची, नहीं तो कक्षा और आगे तक लेके जाते हैं। तो इनकी जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल ना होके सुपर एलिप्टिकल होती है। तो ये यहां भी जाते हैं एक बार और ये यहां भी आते हैं एक बार। जब यहां आते हैं तो सूर्य से इनकी दूरी कम हो जाती है, और जब यहां जाते हैं तो सूर्य से इनकी, ये तो बोर्ड पे जगह कम पड़ गई बेटा ना, नहीं तो बहुत दूर जाते हैं ये बहुत सुपर इलेप्टिकल हो जाता है। सुपर इलेप्टिकल का मतलब यूं समझ लें कि अगर सूर्य यहां है तो इनकी ऑर्बिट लगभग ऐसी होती है। या इलेप्टिकल नहीं, इलेप्टिकल की अति हो गई है, इसलिए इसको अति दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो एक बार ये सूर्य के एकदम पास आ जाते हैं और एक बार ये सूर्य से बहुत दूर चले जाते हैं। बहुत दूर जब जाते हैं तो सुपर कूल इलाके में चले जाते हैं, ब्रह्मांड का जो अति शीतल इलाका है वहां चले जाते हैं, और फिर इनके सारे पदार्थ फ्रिज हो जाते हैं, जम जाते हैं। और जब ये वापस लौटता है, चलेगा ना इस रास्ते पर, जब ये वापस लौटता है तो जैसे जैसे सूरज की ओर आता है इसको गर्मी मिलना शुरू होती है, और जैसे जैसे इसको गर्मी मिलती है इसके पदार्थ गर्म होकर वाष्पीकृत होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, और वो पूंछ जैसी संरचना दिखाई देती है। क्लियर है? और जाहिर सी बात है वो पूंछ बड़ी होती जाएगी। वो जैसे जैसे सूरज की ओर आएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी और उसकी टेल बड़ी होती चली जाती है। कहा जाता है कि इनकी पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी हो जाती है। पदार्थ वाष्पीकृत होकर उड़ना शुरू होते हैं, और फिर जब ये दूर जाने लगता है तो पूंछ धीरे धीरे सिमटने लगती है। ये बजरंगबली की पूंछ जैसी है, मौकाए वारदात के हिसाब से छोटी बड़ी होती है ना, इसलिए इनको पुच्छल तारे कह देते हैं। यानी हमेशा इनके पीछे एक टेल जैसी संरचना दिखाई देती है, और ये बहुत दूर चले जाते हैं बेटा, इसलिए इनके चक्कर लगाने में बहुत वक्त लगता है। यानी इनको चक्कर लगाने में बहुत ही टाइम लगता है। एक बहुचर्चित है जिसको हम लोग हैली के नाम से जानते हैं, धूम्रकेतु है, 76 वर्ष लगता है। यानी हमारे धरती के वर्ष के हिसाब से इसको एक चक्कर लगाने में 76, लेकिन ये 76 बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ तो ऐसे है ना बेटा जिनको हजार हजार साल लगता है। बहुत ढेर सारे पकड़े गए हैं, देखे गए हैं, तो सबकी अलग अलग है, लेकिन ये थोड़ा मीडियम वाला है हैली। मुझे याद है बचपन में एक बार हैली दिखा था तो बड़ी चर्चा हुई थी अखबारों में, यहाँ वहाँ की हैली आ रहा है, अनंगी आंखों से दिखेगा ये वो। तो मैं तो श्योर हूँ बेटा मेरे जीवन में तो हैली दोबारा नहीं ही दिखेगा, है ना, क्योंकि वो आ गया। एक जीवन में एक बार अगर आ जाए तो समझ लो मोक्ष मिल गया। नहीं तो कुछ इतने दुर्भाग्यशाली है कि गुजरने के बाद पैदा होते हैं और मरने के बाद फिर वो गुजरता है। अरे 76 साल से ज्यादा जियोगे तब ना दोबारा देखोगे, है ना। एवरेज तो उम्र ही घुमा फिरा के, आज बड़ी बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी है, फलाना है, धमाका है, सब कुछ है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे अभी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि अगर 60 साल से ज्यादा आप जी रहे हो तो आप बोनस ले रहे हो अब। यानी अब तो ऑफिशियली मान ही लिया गया कि 60 साल में कुछ न कुछ हादसा आपके साथ हो सकता है, और कुछ ना हो तो हार्ट अटैक की पूरी संभावना है। महामारी की तरफ से भारत में फैली हुई है, नहीं तो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फलाना है, धमाका। और पहले आपने नोटिस किया होगा कि पहले तो शतक लगाते ही थे, जो बुजुर्ग लोग गांव में होते थे वो सेंचुरी तो मार ही देते थे। अब मेरे ग्रैंडफादर अभी एक्सपायर हुए, मुझे लगता है 102-3 वर्ष की उम्र थी। तो अभी क्या हो गया, अब तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो कारण ये था कि पहले सावा खाते थे। सावा नाम सुना, देखा है? सावा ऐसे भून के खाते हैं। हाँ, क्या होता है सावा? वो चावल है, चावल। हाँ, वो क्लॉट कर जाता है, वो थक्के जैसा हो जाता है।
अभी मोदी जी उसी की सब प्रचार कर रहे हैं आजकल, क्योंकि वही हम लोगों ने छोड़ दिया, व्यर्थ में चले गए। सावा है, कोदो है, बाजरा है, रागी है, ये सब मोटे अनाज हुआ करते थे और ये ह्यूमन बॉडी को बहुत सूट करते थे, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता था। और आजकल हम फाइबर से धीरे धीरे दूर हट रहे हैं और रिफाइंड चीजों को खाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप पिज्जा खाओगे, है ना, तब आप अंग्रेज कहलाओगे। हाँ, कुछ तो शौक में खाते हैं पिज्जा, मैं थोड़ा मॉडर्न हो गया हूँ। नूडल्स वगैरह खाते हैं, ये सब मैदे के बनाए जाते हैं, रिफाइंड फ्लोर के। जान ले रहे हैं आपकी। तो मेरा प्रश्न ये नहीं है बेटा, ये तो थोड़ा सा भाषण हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि पहले लोग 100 साल जीते थे, अभी लोगों की औसत उम्र 100 साल तो नहीं है, लेकिन एवरेज जो उम्र है वो बढ़ रही है। आप 20 साल 25 साल पहले की जनगणना का आंकड़ा देख लो, आज की जनगणना का आंकड़ा देख लो, आज हम लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, यानी 70 के ऊपर ही है शायद। हाँ, 70 के आसपास है। और 20 साल पहले वाला आंकड़ा देखना, 55-60 ये हम लोग तो जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, व्यवहार में लोग कम जी रहे हैं। ये क्या मामला है? नहीं, पहले ये होता था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा थे, यानी बच्चे जन्म भी लेते थे, बच्चे खूब मरते भी थे। अभी जन्म दर घटी है और मृत्यु दर भी बहुत घटी, यानी मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर है ना। मृत्यु दर तो जो है सो वही है। पहले शिशु जन्म दर बहुत होती थी, शायद कोई पेरेंट हो जिनके 4-5 बच्चे ना हो, लेकिन सरवाइव 4-5 कभी नहीं किए। 2-3 की कैजुअलिटी हो ही जाती थी, डेथ हो जाती थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी एकदम नहीं थी। छोटी छोटी बीमारियों में बच्चों की डेथ हो जाती थी, आज से 50-60 साल पहले। निमोनिया हो गया, निमोनिया तो आजकल रोज होता है बच्चों, पर डे हो जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज से 50 साल पहले अगर किसी बच्चे को निमोनिया हुई तो मौत की लगभग गारंटी हो जाती थी कि अभी मर जाएगा, बचाना मुश्किल हो जाता था। अब तो दाएं बाएं की बीमारी हो गई है, हैंडल कर लेते हैं हम। ये कारण था कि पहले जन्म दर भी बहुत अधिक थी और मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी, तो एवरेज, लेकिन जो बच जाते थे वो सेंचुरी लगा देते थे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी क्या है कि मृत्यु दर लगभग घटा दिया हम लोगों ने, शिशु मृत्यु दर, लेकिन एवरेज हम लोगों का गड़बड़ा रहा है। और एवरेज गड़बड़ा रहा है सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल से। लाइफ स्टाइल खाना पीना ही नहीं होता बेटा, ये आपको थोड़ा सा इस पर विचार करना होगा। लाइफ स्टाइल माने सिर्फ भोजन ही नहीं होता। आज हम मानसिक रूप से सभी लोग बहुत अशांत हैं, सभी लोग, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पैसे रुपए वाला, मानसिक रूप से हम आखिरी परेशान हैं। पहले जानते हो क्या होता था? गांव के 10 आदमी एक जगह जुट के कम से कम 2 घंटा बतियाते थे। आज है आपके पास फुर्सत बतियाए हुए, खुल के हंसे हुए और अपनत्व दिखाते हुए बातचीत करने का मौका मिला, नाचने गाने का अवसर मिलता है? पहले गांव के लोगों की जिंदगी देखो ना, जाड़े में मुझे याद है बचपन में, जाड़े में लोगों के दरवाजे पे अलाव जलता था, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, नहीं तो क्या करते थे लोग, अपने दरवाजे वाला छोड़ के दूसरे दरवाजे पे 5 लोग 7 लोग झुंड बना के बैठे। अब हो रही है दुनियादारी उससे। मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी। अभी तो मैं देखता हूँ, हैरत में पड़ जाता हूँ कि 5 लोग अगर बैठे भी हैं ना तो सब मोबाइल में बिजी है, बातचीत नहीं करता कोई, सब आइसोलेशन में जा रहे हैं हम। मानसिक स्वास्थ्य हमारा बुरी तरह से गड़बड़ हो रहा है और वो सब हमारे हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आपका हार्मोन सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, दुनिया भर। और खाना पीना तो पूछना ही नहीं है कितना शानदार हो गया आपको, क्योंकि अगर 2 दिन में बर्गर नहीं खाया तो फिर लगेगा यार हम तो गरीब हो गए लग रहा है ना। ये सब बर्गर पिज्जा, अच्छा भैया पिज्जा उज्जा हम तो बचपन से बहुत खाए, आप नहीं खाए? काहे नहीं खाए? हमारे यहाँ देसी पिज्जा बनता था, एक रोटी
और उस पर गुड़ या कुछ भी इस तरह की चीजें लगा के और रोल करके हाथ में पकड़ा दिया जाता, बच्चा खेलता हुआ खाता रहता था। उससे शानदार पिज्जा क्या हो सकता है? तो पिज्जा उज्जा कोई अंग्रेज ना बताए हमको, हम लोग खा वाके छोड़ दिए अलग अलग तरह का पिज्जा। बहरहाल ये लाइफ स्टाइल की परेशानी है बेटा। चले आगे बढ़े, हो गया बेटा? हाँ, ये लिख लिया कि अति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये हो गया बेटा। आगे लिखें, इसी प्रकार का एक धूम्रकेतु हैली है। हैली वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इसको देखा था। इसी प्रकार का एक धूम्रकेतु क्या है बेटा? हैली है, जो 76 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। बहुत है बेटा, इनकी संख्या एक दो नहीं है। क्योंकि हैली बड़ा प्रचलित है इसलिए इसका नाम लिखा देना जरूरी है। तो अब ये मैं सोच रहा हूं ना बेटा कि इसको 2-3 दिन में फिनिश कर लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन देखो आते नहीं है बहुत, समझ मेरी बहुत है, तो उसमें डिटेल में जाके आपको परेशान करने का कोई मतलब नहीं। और फिर हम लोग जल मंडल की ओर आते हैं। वो बड़ा इलाका है, बड़ा शानदार इलाका है, क्वेश्चन हर हाल में आएगा, गारंटेड क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा इसको निपटाते हैं बेटा जल्दबाजी में। अगली हेडिंग बना ले पृथ्वी। अगली हेडिंग क्या होगी बेटा? अर्थ। चंद्रमा भी बना, तो कैसे बना थोड़ा इस पे भी बात कर लेंगे। लेकिन पृथ्वी कैसे बनी ये तो पता है ना। पृथ्वी वैसे ही बनी जैसे बाकी ग्रह बने होंगे, चाहे द्वैतवादी सिद्धांतों के अनुसार चाहे अद्वैतवादी सिद्धांतों के अनुसार ग्रह जैसे बने होंगे वैसे पृथ्वी बनी होगी। पहले वो लोग कंफर्म कर लें कैसे बना, तो हम भी बता देंगे आपको। अभी तक कोई कंफर्म कर ही नहीं सका कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, बस कयास लग रहे हैं। कोई कह रहा है ज्वारीय परिकल्पना है, कोई कह रहा है कि बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है, कोई कह रहा है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है। पांचों सिद्धांत कहे हैं। अगर कोई चीज सही है तो उसका सिर्फ एक सिद्धांत होता है। इसका मतलब कि अभी तक हम सत्य के करीब नहीं है। हकीकत क्या है ये हमें नहीं पता, बस कयास लग रहे हैं। तो पृथ्वी कैसे बनी उसमें भी वही कयास होगा। क्लियर है? चंद्रमा कैसे बना, तो पहले इसकी शुरुआत करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर एल्डरफर। क्या नाम था बेटा? आर एल्डरफर। 1946 में उन्होंने भी एक परिकल्पना दी। परिकल्पना माने हाइपोथेसिस। तो उनकी जो परिकल्पना थी वो आई कब बेटा? 1946 में। एल्डरफर वैज्ञानिक का नाम था, और इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी उसका नाम था जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। क्या नाम था बेटा? इंपैक्ट हाइपोथेसिस। अब हिंदी में जो भी ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। जाइंट माने तो बहुत बड़ा होता है, इंपैक्ट माने टक्कर, तो महाटक्कर का सिद्धांत कह सकते हैं। ये उन्होंने 1946 में दिया, और उन्होंने बताया कि मैं एकदम श्योर हूं कि एक घटना जरूर हुई है। वो घटना ये हुई है कि कोई बड़ा अवान्तर ग्रह लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूट के अलग हो गया। ठीक है? और जो हिस्सा पृथ्वी का टूट के अलग हुआ वो अलग तो हो गया, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नहीं भाग पाया, और वो आज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और जिसका नाम है मामा। ठीक है ना? और उन्होंने आगे भी एक बात कही, अरे इसीलिए हम मामा कहते हैं। मामा मतलब क्या? अरे भाई रीजनिंग में पढ़ते हो ना रिलेशन वाले क्वेश्चन, मामा मतलब पृथ्वी के भाई। तो पृथ्वी अगर हमारी माँ है तो डेफिनेटली वो पृथ्वी के भाई हैं, तो हमारे मामा हो, यानी यहीं से पृथक हो ना। ये मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो बचपन में बोलते हैं ना चंदा मामा चंदा मामा। गाँवों में महिलाएं अक्सर बोलती हैं बच्चों को चंदा मामा बेटा। बहरहाल, तो कहने का क्या मतलब है कि जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस ये प्रमाणित करती है कि चंद्रमा पृथ्वी से पृथक होके बना।
तो एक ने कहा कि सर अगर पृथ्वी पे इतना बड़ा गड्ढा बना होगा तो होना चाहिए था ना, है, लेकिन उस गड्ढे में भर गया है पानी और उसी गड्ढे से बन गया है प्रशांत महासागर। क्लियर है बेटा? धरती का अपर जो लेयर है वो सिमेट्रिक नहीं है, जिग जैग है, टेढ़ा मेढ़ा, एकदम गोल नहीं है धरती। एक हिस्सा उसका अलग ही हो गया। हम तो डायग्राम में ना गोल दिखाते हैं, धरती का सरफेस सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहां एसिमेट्रिक था वहां पानी भर के सिमेट्रिक कर दिया। हाँ, पानी सुखा दो, पानी हटा दो सागरों का, तो धरती की एक्चुअल डिजाइन आपको समझ में आ जाएगी। अब वो तो गड्ढा बना, तो डेफिनेटली गड्ढा अगर बना है तो पानी गड्ढे में ही जाके भरेगा, और कहाँ भरेगा, सारा पानी भर गया। थोड़ा लिखोगे, लिख लीजिए। जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस किसने दिया बेटा? आर एल्डरफर ने। कब दिया बेटा? 1946 में दिया। क्या बताया बेटा? लिख लें, लिख लें। उन्होंने बताया कि कोई बड़ा अवान्तर ग्रह पृथ्वी से टकराया, कोई बड़ा अवान्तर ग्रह किससे बेटा? पृथ्वी से टकराया या टक्कर हुई, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर पृथक हुआ, अलग हुआ, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर क्या हुआ बेटा? पृथक हो गया, अलग हो गया। जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बना रहा, इसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ। हकीकत क्या है? नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। यह एक परिकल्पना है बेटा। किसने दिया था बेटा? आर एल्डरफर ने दिया। कब दिया? लिख लिया ना, 1946 में दिया। उन्होंने एक चीज और बताया, कहा कि चंद्रमा ही नहीं बना, ये टक्कर इतनी जोरदार थी ना कि पृथ्वी की एक्सिस ही झुक गई। यानी जो अपनी पृथ्वी का एक्सिस थोड़ा इंक्लाइंड है, उन्होंने बताया कि पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव का कारण भी यही बना। जो इंपैक्ट हुआ, टक्कर हुई, उसे पृथ्वी की एक्सिस वर्टिकल से हिल गई और आज उसी दशा में विद्यमान है। आगे लिख लो। इन्होंने बताया कि इसी इंपैक्ट के कारण पृथ्वी के अक्ष का झुकाव हो गया। इसी इंपैक्ट के कारण पृथ्वी की एक्सिस का झुकाव हो गया। तो जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस दो चीजों को बताती है। किन दो चीजों को बताती है बेटा? पहला कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, सही है गलत है ये हम आप है ही नहीं है डिबेट करने की दिशा में। ना हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना हमारे पास कोई डिवाइस है, ना हम इतने परम ज्ञानी हैं कि हम ये बता दें कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं, परिकल्पना आप भी दे सकते हैं। तो हम भी एक परिकल्पना पे काम कर रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे भी पढ़ोगे किताबों। हाँ, काम करना पड़ता है ना, उसको सिद्ध करना होगा। मेरी जानते हो क्या परिकल्पना? ईश्वरीय परिकल्पना। अरे नहीं, इतनी कहाँ फुर्सत है भाई। तो मेरी परिकल्पना ईश्वरीय परिकल्पना है कि सब कुछ साहब की मेहरबानी है, बात खत्म हुई। ये सिद्धांत बहुत छोटा सा है ना बेटा? चले, हो गया बेटा? अब जरा लिखें पृथ्वी के बारे में, दो तीन लाइन लिखें, जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। ग्रहों की गति होती बेटा जरूरी है, पढ़े तो है ही हो, कोई बहुत टेंशन तो है नहीं। ग्रहों की गति के बारे में तो पढ़ा है ना? नहीं कहो तो हम रिपीट कर दें, कोई इशू नहीं है।
ग्रहों की गति का सिद्धांत वगैरह पढ़ा है? अरे मैंने पढ़ाया है भैया, और नहीं पढ़ाया तो यूट्यूब वूट्यूब जाके देखो, सब वहां भरा पड़ा है। तो टाइम ना किल किया जाए, उस इलाके को पढ़ा जाए जो इलाका अभी अछूता है, जिसको आपने नहीं पढ़ा है। ग्रहों की गति के थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा। ग्रहों की गति के बारे में क्या सिद्धांत था? दो सिद्धांत था। एक था जियोसेंट्रिक थ्योरी और एक था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अभी नोट बना के लिखा देते हैं, घबराए ना। तो एक्चुअल में नए वाले घबरा रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। ग्रहों की गति के विषय में भी हम हाईली कंफ्यूज थे, और हमारा कंफ्यूजन ये था कि शुरू से ही बताया गया कि आंखें देखी पर यकीन करो, कानों सुनी पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो बताया ही जाता है ना, जो आंख से देखो यकीन उस पर करो। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि आंखें भी धोखा देती हैं, और कायदे से धोखा देती हैं। आंख से दिख रहा है ना कि सूर्य पूरब की ओर निकला और पश्चिम की ओर जा रहा है। अरे ये आपको आंख से दिखता है ना? दिखता ही नहीं है। दिखता है ना? तो सूर्य पूरब से निकल रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, कोई पागल भी बता देगा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अरे आंख से दिख रहा है भाई, अब इससे बड़ा यकीन क्या हो सकता है? तो क्या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? अच्छा ठीक है, ये कैसे कह रहे हो बड़े भरोसे के साथ कि नहीं सर सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता? हम तो कह रहे हैं लगाता है, आप सिद्ध करो नहीं लगाता। जी बेटा, नहीं हम जो कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। हम ये कह रहे हैं मैं सिद्ध कर दूंगा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आप सिद्ध करो कि नहीं लगाता। आप कहोगे कि आप सिद्ध नहीं, चलो मेरे साथ बाहर, और हम आपको दिखाते हैं कि देखो सुबह नीचे था, अभी धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है, फिर उधर जाएगा, और फिर उधर नीचे नीचे आएगा। हाँ भाई कहा है वो, अब उधर दिन होगा, फिर इधर से निकलेगा। यही ना कर रहा है ये धरती के चारों तरफ? बोल नहीं रहे कि कौन कह दिया कि सूर्य चक्कर नहीं लगाता? अरे भाई मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात को काटो ना कि गलत कर रहे हैं सर आप। और कम से कम सहज बुद्धि से और सहज मस्तिष्क से हम ये सिद्ध कर नहीं पाएंगे। अब ये तो पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं किताबों में, जो आप पढ़ते हो कि नहीं नहीं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और गला दबा के मन महसूस के मान लेते हैं कि अगर लिखा गया भाई मान ही लेते हैं। लेकिन आंख तो कुछ अलग कहती है। आंखें तो कुछ अलग गवाही दे रही हैं। आंखें तो गवाही दे रही हैं कि सूरज ही घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। तो ये एक्चुअल में परेशानी क्या है कि हम आंखों से देखने पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में तो हाईली कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब आप बस से, आप नहीं, आप तो मेच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, आपका छोटा सा बच्चा 6 साल का, 7 साल का पहली बार ट्रेन से यात्रा करे, तो डेफिनेटली वो खिड़की के पास बैठेगा, झगड़ा वगड़ा करके ढकेल वकेल के मैं ही बैठूंगा, है ना? वो विंडो के पास बैठेगा, और जाहिर सी बात है वो बाहर का नजारा देखेगा। और ट्रेन जब चल पड़ी तो आपकी नाक कदम करेगा, और जब ट्रेन भयानक स्पीड से चलने लगेगी तो आपको इशारा करेगा कि मम्मी पापा जरा बाहर देखो, पेड़ पीछे भाग रहा है। आप सिद्ध कर दोगे पेड़ पीछे नहीं भाग रहा? आंखें फाड़ फाड़ के देखो, पेड़ पीछे भाग रहा है। भाग रहा है ना? तब जब हमको पता है कि पेड़ पीछे नहीं भागता, हम उस बच्चे को समझाएंगे कि ना बेटा पेड़ नहीं भागता। वो कहेगा भाग रहा है, देख लो, और भागता ही है। तो ये आंखों को भ्रम हो रहा है ना, वो वास्तविक गति नहीं है, वो आभासी गति है, वो वर्चुअल मोशन है। जो आपको महसूस हो रहा है वो रियल है ही नहीं है। सूर्य हमको पूरब से पश्चिम को जाता हुआ जो दिखता है, ये वास्तविक गति है ही नहीं है। ये वैसे ही पेड़ पीछे भागने वाली गति है जो आभासी गति है। इसको समझने में हम लोगों को बहुत टाइम लग गया। आज हम बड़े भारी विद्वान हो गए। जिन चीजों को बताने में लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां लगा दी, उन्हें हम 2 मिनट में पढ़ते हैं और बड़े भारी विद्वान हो जाते हैं। लेकिन जरा कल्पना करें, हम मनुष्यों को पहली बार जब ये सब पता लगाना होगा तो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी।
अब इसमें बट गया। शुरू में हम मनुष्यों ने कहा था कि भाई सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी किसी का चक्कर पक्कर नहीं लगाती। इसको कहा जाता है जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियो माने पृथ्वी, सेंट्रिक माने केंद्र। ऐसा सिद्धांत जिसमें पृथ्वी को केंद्र में माना गया। लेकिन कुछ खुराफाती है ना, आपकी सही बात को भी वो मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। हजारों साल तक हमने इसको सही माना, हजारों साल तक हमने इसको सही माना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्लियर है बेटा? फिर उसमें एक ज्ञानी पैदा हुए कॉपरनिकस, और इनकी मदद किया गैलीलियो ने। गैलीलियो तो ना तो गए फोकट में, है ना। वो कहते हैं ना कि षड्यंत्र करने वाला, बल्कि वो अपराधी ज्यादा अच्छा है जो खुल के सामने आए। और वो जो पीछे पीछे हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, खुल के सामने वो जब धरे जाते हैं ना, तो उनकी स्थिति और डमाडोल होती है। और हुआ ये कि कॉपरनिकस ने ताल ठोंक दिया कि ना ना, गलत है सब कुछ। पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। एक नया सिद्धांत पैदा हो गया जिसको हम लोग कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियस माने सूर्य, यानी सूर्य केंद्र में। तो कह किसने दिया? कॉपरनिकस ने। और उस जमाने में कहा, जिस जमाने में हर जगह यह अवधारणा प्रचलित थी कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसमें उन्होंने उल्टा पुल्टा बोला। और वो राजतंत्र का जमाना था, क्रिश्चियनिटी का बोलबाला था, पादरियों का शासन था, पोप का साम्राज्य था। पोप समझते हैं? पोप माने तो, हाँ, पोप माने तो वेटिकन सिटी का जो कैथोलिक पोप हुआ करते थे, वो धर्मगुरु ही नहीं होते थे, वो शासन के भी गुरु होते थे। किसी राजा की हैसियत नहीं थी सांस ले ले बिन उनकी इच्छा के विरुद्ध। ये तो पोप की जब सत्ता टूटी ना बेटा, धार्मिक सुधार जब हुए ईसाइयत में, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वगैरह जब बंटना शुरू हो गए, तब जाके पोप की सत्ता टूटी। इतिहास पढ़ा है आपने? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही क्यों आए? वही आप आए। अरे जो आप आएगा वही ना पहले आएगा। अरे इतिहास पढ़ा है ना, व्यापारियों में भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। क्यों आए? क्योंकि वही सबसे बड़े योद्धा थे, उनसे बड़ा नाविक कोई धरती पे था नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पोप ने पुर्तगाल के लोगों को अनुमति दिया था कि आप समुद्र पार यात्रा करके भारत की खोज करें, भारत जाएं, और किसी को अनुमति नहीं दिया था। हैसियत किसकी थी जो बिना पोप की इच्छा के विरुद्ध जा पाए? अरे वो तो पोप की जब सत्ता टूट गई 14वीं-15वीं शताब्दी में, तब जाके महारानी की सत्ता वापस उनके पास आई। फिर जितने भी क्रिश्चियन राजा वगैरह थे, उनकी सही सत्ता उनके पास आ गई। तब न ब्रिटेन की महारानी ने 1600 में अनुमति दिया। उनकी औकात थी अनुमति देने की, उनकी हैसियत थी कि पोप के रहते रहते महारानी आदेश देंगी। पोप की सत्ता टूटी बेटा, तब जाके ये सत्ता लोगों के पास आई, तब राजा वाजा अपना अपना आदेश जारी करने लगे। नहीं तो पोप के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था। और ये धार्मिक लोग थे। आज भी पोप धार्मिक है। अब तो प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। अब तो कोई पूजा पाठ वाला वेटिकन सिटी में कभी कभी प्रकट होते हैं, उस जमाने में हस्तक्षेप करते थे। हस्तक्षेप नहीं। और ईसाइयत में ही नहीं बेटा, इस्लाम में भी यही था। इतिहास आपने पढ़ा है, हमारे इतने शासक होते थे, सबको शासन करने की अनुमति तुर्की से आती। तुर्की का खलीफा बोलता था कि हाँ तुम भारत के शासक हो, वहां से फरमान जारी कराते थे। फिर ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में इनकी खलीफागिरी ही निकाल दिया। क्लियर है? थोड़ा पढ़िए, चीजों को जोड़िए घटाइए, सब बड़ी मजेदार चीजें हैं। बहरहाल उस जमाने में जब धार्मिक अवधारणाएं बड़ी प्रखर थी, और जब ये सर्वव्याप्त था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा था, उस बीच में एक आदमी ने हिम्मत जुटाया और सत्य से साक्षात्कार उसका हो चुका था, और उसने कहा कि नाना भैया, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे ही ये सार्वजनिक रूप से बोले, ऐसे इनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार करो इसको, क्योंकि राजतंत्र का जमाना था।
अब ये जब गिरफ्तार होने लगे तो गैलीलियो को भी फंसा दिया, अकेले कहाँ जाए, कहा कि ये भी साथ। तो गैलीलियो बेचारा तो सोचा बड़ा नालायक आदमी भाई, अपने फंसा, मुझे काहे फंसा दिया। तो फिर इन लोगों की पेशी हुई तो गैलीलियो को बताया गया कि ये इसने क्या किया, तो कहा कि इसने दूरबीन बनाया। असली अभियुक्त यही है, वो वही है ना कि जैसे किसी ने मर्डर किया तो अपराधी तो है ही है, हथियार किसने दिया, उसको भी धरो, धरा तो वो भी जाता है ना। तो गैलीलियो भी धर लिए गए। गैलीलियो ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया भाई, कहा नालायक तुम्ही दूरबीन और लेंस वेंस बनाए, और जिस दूरबीन से देख के अंड बंड बोल रहा है, क्योंकि दूरबीन उर्बीन किसी के पास थी नहीं। अरे उस जमाने में कॉमन चीजें नहीं थी, गैलीलियो ने बहुत बड़ा काम किया बेटा, टेलीस्कोप बनाया, तो टेलीस्कोप तो किसी के पास थी नहीं, और इन लोगों ने टेलीस्कोप बनाया, उसी टेलीस्कोप से कोपरनिकस सालों साल मेहनत करते रहे, प्रेक्षण लेते रहे, और फिर उनको समझ में आ गया कि मामला तो कुछ अलग है। गैलीलियो भी निपट गए, लेकिन गैलीलियो चालाक थे, माफी वाफी मांग के निकल लिए, फुर्सत ले लिए। सिर्फ इसे कहा गया कि या तो माफी मांग लो या तो मौत के लिए तैयार रहो। कोपरनिकस ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि हकीकत जो है वो यही है, मेरे मरने के बाद या कभी भी सत्य यही है जो आपको पता चलेगा। वो तो कहो बीच में इतने लोग फिर आपस बन के टूट पड़े कोपरनिकस के सहयोग में, कि फिर ये सत्य को स्वीकार कर ही लेना पड़ा कि नहीं नहीं, सूर्य चक्कर नहीं लगा था, पृथ्वी चक्कर लगा था। ये सारे सिद्धांत दो भागों में बढ़ जाते हैं बेटा, एक को हम लोग कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, और एक को कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, भू केंद्रीय सिद्धांत। और आज की डेट में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत ही मान्य है, स्वीकार्य है, भू केंद्रीय सिद्धांत स्वीकार नहीं है। तो थोड़ा हेडिंग बना लो, नोट बना के बात कर लेंगे आगे। देखिए, ग्रहों की गति के विषय में निम्न दो सिद्धांत प्रचलित थे, प्रचलित हैं ऐसा लिखें। पहला, भू केंद्रीय सिद्धांत। पहला क्या बेटा, भू केंद्रीय सिद्धांत। दूसरा, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अंग्रेजी भी जरूर लिख लो बेटा, क्योंकि अंग्रेजी वाला नाम हिंदी में करके पूछ लेगा। तो पहले को क्या बोलेंगे बेटा, पहला क्या लिखा है, भू केंद्रीय ना, जियोसेंट्रिक, और उसको हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, तो आज यहीं तक बेटा, कल बात करेंगे इसके आगे। थैंक यू।